शेखर ई स्टडी में आप सभी का स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, हमारे इस ऑनलाइन इंस्टीट्यूट के माध्यम से आप सभी को गणित और हिंदी विषय का आधारभूत तरीके से अध्यापन कराया जाता है, जिसमें कहीं अगर थोड़ी बहुत त्रुटि हो जाती है तो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं और इस संबंध में आपके सुझाव आमंत्रित हैं। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, मैं शेखर स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल शेखर की स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, समान हिंदी की कक्षाएं आपकी आरंभ हो चुकी थी। हमने भाषा के विषय में चर्चाएं की थी, भाषा होती क्या है। उसके बाद भाषा में हमने हिंदी भाषा का अध्ययन किया था। ठीक है, हिंदी भाषा का परिचय जाना था, हिंदी की उत्पत्ति, साथ ही साथ हिंदी की जो महत्वपूर्ण बोलियां हैं उनका परिचय भी जाना था। ठीक है, साथ ही साथ आपकी जो हिंदी जिस लिपि में लिखित बंध है, जैसे आप देवनागरी लिपि कहते हैं, उसका भी हमने परिचय जाना था। ब्राह्मी लिपि के बारे में भी हमने पढ़ा था। अगर आपने नहीं देखा है तो इस चैनल की प्लेलिस्ट में सारे वीडियो पड़े हुए हैं, एक क्रम से हैं, आप उन सारे वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, वर्णमाला की शुरुआत हो चुकी थी, लगभग 2-3 पार्ट वर्णमाला के आ चुके थे, उसी क्रम में आज अगला होगा। देखिए, हमने वर्णमाला को 3 प्रकार से विभाजित किया था, स्वर, व्यंजन और अयोगवाह। ठीक है, हमने आपको बताया था स्वरों की संख्या 11, व्यंजनों की संख्या हमने 39 बताई थी और अयोगवाह 2 हमने बताए थे। ठीक है, देखिए, आपसे मैंने स्वर की तो सारी चर्चाएं कर दी थी, स्वर कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से स्वर होते हैं, इन सब की चर्चाएं कर दी गई। अगर आपने नहीं देखा है तो पीछे के पार्ट को अवश्य देख लीजिएगा, तभी एक क्रमबद्धता बनी रहेगी और बेहतर समझ में आएगा। ठीक है, व्यंजन चल रहा था आपका, व्यंजन का भी विभाजन हमने किया था। व्यंजन को हमने स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, संयुक्त व्यंजन और उच्छिष्ट व्यंजन में विभाजित किया था। इसके जस्ट पहले के पार्ट में बताया गया है। उसमें भी हमने आपको स्पर्शी व्यंजन की चर्चा कर दी थी। स्पर्शी व्यंजन में हमने 5 वर्ग बताए थे, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, प वर्ग और थ वर्ग। ठीक है, क च ट त प, ये 5 वर्ग बताए थे। प्रत्येक वर्ग में 5-5 वर्ण है, 5 वर्ग, प्रत्येक वर्ग में 5-5 वर्ण, 5 गुणे 5 करेंगे तो ऑल टोटल स्पर्शी व्यंजनों की संख्या 25 हो जाएगी। ठीक है, अब याद इसी तरीके से आप कर लेंगे, क च ट त प, ये 5 वर्ग हैं। अब क में, क वर्ग में क ख ग घ अंग, इस तरीके से आते जाएंगे। क्योंकि ये सामान्य चीजें हैं, आप इसके पहले भी पढ़े गए होंगे, कोई ये नई चीज नहीं है। ठीक है, बस आपको काउंट करना है कि कितने होते हैं। तो स्पर्शी व्यंजनों की संख्या 25 होती है। यह पहला विभाजन था जो आपको बताया जा चुका है। आज जो दूसरा विभाजन होगा वो होगा अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन देखिए, ये ना तो स्वर होते हैं ना ही व्यंजन, मतलब मध्य के होते हैं। ये बीच की ध्वनियां उत्पन्न करते हैं, मतलब आप अगर इनका उच्चारण करेंगे तो ना ही ये स्वर की तरह उच्चारित होंगे ना ही व्यंजन की तरह, मतलब मध्य की ध्वनियां उत्पन्न करने वाले जो व्यंजन होते हैं उन्हें हम अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। ठीक है, इनकी कुल संख्या 4 होती है, हमने लिख दिया है, आप अपने नोट्स में इसे लिख लीजिएगा। ठीक है, ये ना तो स्वर ना ही व्यंजन की तरह कार्य करते हैं, अर्थात उस तरीके से ध्वनियां यह उत्पन्न नहीं करते, बल्कि यह मध्य की ध्वनि को उत्पन्न करते हैं। मतलब अगर आप स्वर उच्चारित करेंगे, जिस लय से आप स्वर को बोलेंगे या जिस लय से व्यंजन को बोलेंगे, उनसे बीच की ध्वनियां जो आएंगी वो अंतस्थ व्यंजनों की होंगी। ठीक है, इन्हें अर्धस्वर की श्रेणी में रखा जाता है, क्योंकि इनका उच्चारण तो होता है स्वरों की तरह, लेकिन ये पूर्णतः स्वरों की तरह नहीं होते, मतलब ये मध्य की कड़ियां होते हैं, इसलिए इन्हें अर्धस्वर की श्रेणी में रखा जाता है। ठीक है, इनकी संख्याएं 4 होती हैं। कौन कौन से हैं? य, व, र, ल। ठीक है, य, र, ल, व, ये 4 हैं आपके अंतस्थ व्यंजन है। इसमें भी आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि अर्ध स्वर किन्हें कहते हैं। तो ये होते तो सभी अर्ध स्वर की श्रेणी में, लेकिन मुख्यतः जो प्रश्न आता है वो आपका य से और व से आता है। ठीक है, य और व अर्ध स्वर की श्रेणी में आते हैं। हालांकि अर्ध स्वर आप चारों को कह सकते हैं। ठीक है, लेकिन प्रश्न अधिकतर आप देखेंगे एग्जामों में य और व से संबंधित मिलेगा। तो आप जानते रहिए, अंतस्थ व्यंजनों को अर्ध स्वर भी कहते हैं। ये स्वर और व्यंजनों के बीच की कड़ियां होती हैं। ठीक है, तो आपने पहला स्पर्शी व्यंजन देख लिया, संख्या में कितना था? 25। दूसरा आपने अंतस्थ व्यंजन देख लिया, संख्या में 4। कितने व्यंजनों का आपने अध्ययन कर लिया? 25 4 29, 29 व्यंजनों को आपने देख लिया है। हमने आपको बता रखा है मूल व्यंजनों की संख्या 33 होती है, 33 होती है। ठीक है, मूल व्यंजनों की संख्या। तो आपको 29 व्यंजनों की जानकारी यहाँ पे दे दी गई है, क वर्ग से लेके पांचों वर्ग, और यहाँ पे य, र, ल, व। ठीक है, तो अब हम 29 के बाद जो 4 व्यंजन बचे हैं उनको देख लेते हैं, तो हम स्पष्ट कर पाएंगे कि मूल व्यंजन कौन कौन से हैं। ठीक है, तो आइए अगला देखते हैं। देखिए, तीसरा विभाजन है आपका ऊष्म व्यंजन। ठीक है, स्पर्शी, अंतस्थ, अब तीसरा ऊष्म व्यंजन।
उष्ण व्यंजन क्या होते हैं? अगर आप उस व्यंजनों का उच्चारण करेंगे तो जो आपके मुख से जो वायु निकलेगी वो घर्षण के साथ, मतलब गर्म होकर वायु निकलेगी। तो ऐसे व्यंजनों का उच्चारण करते समय वायु में घर्षण होता है, ये उष्ण व्यंजन की श्रेणी में आते हैं। इनकी संख्या 4 होती है। कौन कौन से होते हैं? श, 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 ह, मतलब तीनों प्रकार के श और ह। ठीक है, ये क्या है? उष्ण व्यंजन की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, अब देखिए उच्चारण करेंगे, जब आप श बोलेंगे तो आपको ऐसा महसूस होगा कि जो मुख से जो वायु निकल रही है वो घर्षण करते हुए बाहर आ रही है। ठीक है, श, 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 ह, ये चारों क्या है? उष्ण व्यंजन है। तो देखिए मैंने जितने मूल व्यंजन थे उन सभी का आपके सामने परिचय रख दिया है। ठीक है, मैं फिर कहता हूँ उच्चारण स्थान आपको मैं बाद में कराऊंगा, पहले आप सभी प्रकार के स्वरों, सभी प्रकार के व्यंजन और अयोग वाक को जान जाइए, फिर उसके बाद उच्चारण स्थान अगर आप पढ़ेंगे तो बेहतर समझ में आएगा। ठीक है, तो देखिए उष्ण व्यंजन हो गया, मैंने यहाँ पे लिख दिया जिन वर्णों के उच्चारण में हवा घर्षण के रूप में बाहर आती है वे उष्ण व्यंजन होते हैं। संख्या में 4 होते हैं। कौन कौन से? श, 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 ह। अब देखिएगा मूल व्यंजनों की संख्या 33 होती है। आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है मूल व्यंजनों की संख्या कौन सी होती है? 33 होती है। 33 में कौन कौन से होते हैं? स्पर्श व्यंजन 25, 25, अंतस्थ व्यंजन 4 और उष्ण व्यंजन 4। तो 25, 4, 29, 4, 33, मतलब 33 आपने मूल व्यंजनों को देख लिया है। ठीक है, अब आप जो देखेंगे व्यंजन का ही अगला विभाजन जो है आपका संयुक्त व्यंजन। ठीक है, अब अगला हमारा संयुक्त व्यंजन है, वो मूल व्यंजन की श्रेणी में नहीं आता। क्यों नहीं आता अभी मैं आपको बताता हूं। आइए देखते हैं संयुक्त व्यंजन। देखिए व्यंजन का जो अगला प्रकार है वो है संयुक्त व्यंजन। ठीक है, संयुक्त व्यंजन आप देखिए कौन कौन से हैं। संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं। छ, त्र, ज्ञ, स्र। इन्हें संयुक्त क्यों कहा गया है? देखिए शब्द से ही स्पष्ट है, संयुक्त मतलब मेल होके बने हुए ये व्यंजन है। ठीक है, मतलब संयुक्त हुए मतलब किन्हीं व्यंजनों से मेल होके इनका निर्माण हुआ है। देखिए छ, त्र, ज्ञ, स्र, ये 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। इनका निर्माण किस तरीके से हुआ है? क और श के मेल से छ बना है। ठीक है, क मूल रूप में इसे हलंत के रूप में लिखा गया प्लस श, मतलब क में श का जब जुड़ाव हो जाता है तो छ बन जाता है। तो ये दो व्यंजनों के मेल से बना है, दो वर्णों के मेल से बना है, ये संयुक्त व्यंजन की श्रेणी में आएगा। ठीक है, उसी प्रकार देखिए त और र त्र बन जाता है, ज और य ज्ञ बन जाता है, श प्लस र स्र बन जाता है। तो छ, त्र, ज्ञ, श्र ये 4 संयुक्त व्यंजन है। यहां से भी प्रश्न आते हैं कि स्र का निर्माण किन व्यंजनों से हुआ है, किन वर्णों से हुआ है? तो आप कहेंगे श का हलंत रूप प्लस र। ठीक है, ज का हलंत रूप प्लस य, त का हलंत रूप प्लस र, क का हलंत रूप प्लस श। ये जो होते हैं ये मूल व्यंजन, मूल वर्ण कहलाते हैं। ठीक है, मैंने आपको वर्ण और अक्षर में अंतर बताया था। मैंने यह बताया था कि जब वर्णों में हलंत लगा होता है तो मूल वर्ण की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, अन्यथा उन्हें आप अक्षर कह सकते हैं अगर हलंत नहीं लगा है तो। ये हलंत सारे लगे हुए हैं तो ये क्या है? मूल वर्ण है। इनके साथ जब ये इन तरीके के वर्णों या अक्षरों का जुड़ाव होता है तो ये आपका संयुक्त व्यंजन का निर्माण होता है। ये सारे भी व्यंजन है, ये भी व्यंजन है, लेकिन संयुक्त होकर बना है इसलिए इसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं। ठीक है, देखिएगा हमने आपको मूल व्यंजन बताए 39, इन्हें क्यों मूल व्यंजन की श्रेणी में नहीं रखा जाता? कारण जान लीजिए, ये चारों जो होते हैं ये पूर्व के स्पर्शी वर्णों से मिलकर ही बने होते हैं, इसी कारण इन्हें क्या करते हैं? मूल व्यंजन में हम शामिल नहीं करते। पूर्व के स्पर्शी व्यंजन मैंने आपको स्पर्शी व्यंजन बता रखा है 5 वर्ग का, च, ट, त, प, इन्हीं वर्गों से मिलकर ये बने हैं। देखिए क वर्ग है, त वर्ग है, च वर्ग में है च, छ, ज और ये श है, जैसे अभी अभी मैंने आपको बताया उष्ण व्यंजन में। ठीक है, तो इन सारी चीजों की चर्चाएं पूर्व में हो चुकी हैं, तो दोबारा इन्हें ऐड नहीं किया जा सकता, इसीलिए इन्हें मूल व्यंजन की श्रेणी में नहीं रखा जाता। ठीक है, व्यंजन तो है लेकिन मूल व्यंजनों की श्रेणी में नहीं है। इनका काउंट कुल व्यंजनों के रूप में होगा, मतलब जब आपसे कुल व्यंजन पूछे जाएंगे तब आप इन्हें काउंट करेंगे, लेकिन जब मूल व्यंजन पूछे जाएंगे तो इन्हें काउंट नहीं करेंगे। शब्दों पर ध्यान दीजिएगा, यहीं से प्रश्न बनते हैं। ठीक है, छत्र, ज्ञ, स्र ये संयुक्त व्यंजन है। एक प्रकार आपका और बचा है द्विगुण या उत्सृत व्यंजन, उन्हें भी देख लेते हैं। देखिए अगला जो विभाजन है, जो अंतिम विभाजन है इसका द्विगुण व्यंजन के रूप में। ठीक है, द्विगुण व्यंजन इन्हें उत्क्षिप्त या उत्सृत व्यंजन भी कहते हैं। ठीक है, जिन्हें उत्क्षिप्त या उत्सृत व्यंजन की श्रेणी में भी रखा जाता है। ये 2 प्रकार के होते हैं, ड़, ढ। ठीक है, ड़, ढ। इनका जब आप उच्चारण सीखेंगे तो आप देखेंगे कि जीभ ऊपर उठ के तेजी से नीचे आती है। एक बार आपकी जीभ ऊपर उठेगी फिर तेजी से नीचे आके गिरेगी। ठीक है, ड़, ढ, ड़, ढ, ये क्या है? उत्क्षिप्त व्यंजन की श्रेणी में आते हैं। ठीक है,
द्विगुण व्यंजन, इन्हें उच्छिष्ट या उच्छ्रित व्यंजन भी कहते हैं। इन्हें मूलतः वर्णों के रूप में ड़ ढ में लिखा जाता है। ठीक है, शामिल करते हैं। ये मूल रूप से हिंदी को समृद्ध करने के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। इनका संस्कृत में कहीं उल्लेख नहीं है। ड़ ढ मतलब उच्छिष्ट या उच्छ्रित व्यंजन संस्कृत में आपको नहीं मिलेंगे, ये मूलतः हिंदी में मिलेंगे। हिंदी भाषा को और समृद्ध करने के लिए इनका प्रयोग विशेषकर किया जाता है। जैसे आप उदाहरण पे देखेंगे, चढ़ाई, पढ़ाई, सड़क। देखिए चढ़ाई में देखिए यहाँ पे ढ प्रयोग हुआ है, सड़क ढ प्रयोग हुआ है। ठीक है, इन्हीं दोनों वर्णों को आपने ट वर्ग में पढ़ा होगा, ट ठ ड ढ अड़, लेकिन यहाँ ड ढ नहीं ढ पढ़ेंगे। मतलब जब आप उच्चारण करेंगे तो आपकी जीभ तेजी से ऊपर जानी चाहिए, फिर तेजी से नीचे आनी चाहिए, तब जाके इसका उच्चारण हो पाएगा ड़ ढ में। ठीक है, तो ये द्विगुण व्यंजन होते हैं, इन्हें उच्छ्रित या उच्छिष्ट व्यंजन की श्रेणी में रखते हैं। ठीक है, इस तरीके के शब्दों में इनका प्रयोग होता है, सड़क और चढ़ाई, या इस तरीके से लड़ाई, पढ़ाई, इन तरह शब्दों में इनका प्रयोग होता है। ठीक है, इन्हें देखिए मूल व्यंजनों की श्रेणी में इसलिए नहीं लिखा जाता क्योंकि इन वर्णों को आपने पढ़ लिया है। कहाँ? स्पर्शी व्यंजन में, स्पर्शी व्यंजन के ट वर्ग में, ट ठ ड ढ अड़। ठीक है, वहां इन्होंने सारे वर्णों का प्रयोग हो चुका है, बस उनका बदला हुआ रूप ये है द्विगुण व्यंजन। इसीलिए इनको हम मूल व्यंजनों की श्रेणी में नहीं रखते। ये दो संख्याएं, जब आपसे कुल व्यंजनों की बात की जाएगी तब आप इनकी चर्चाएं करेंगे। ठीक है, अन्यथा पे आप मूल व्यंजन में केवल आप 33। ठीक है, अब देखिए 33 के अलावा हमने संयुक्त व्यंजन पढ़ा और द्विगुण व्यंजन पढ़ा। संयुक्त व्यंजन की संख्या कितनी थी? देखिए 33 तो हमने मूल व्यंजन पढ़ा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, आपको लिख के बता देता हूँ। 33 हमने क्या पढ़ा? मूल व्यंजन, मैंने आपको लिख के भी बताया। फिर हमने उसके बाद संयुक्त व्यंजन पढ़ा, मैंने ये भी बताया कि संयुक्त व्यंजन को क्यों मूल व्यंजन की श्रेणी में नहीं रखा जाता, अभी अभी मैंने आपको बताया। फिर आप पढ़ रहे हैं द्विगुण व्यंजन। द्विगुण व्यंजन की इनकी संख्या क्या है? 2 है। ठीक है, इनकी संख्या क्या है? 2। तो 33 4 4 3 7 37, 37 2 39। जब आपसे पूछा जाए कुल व्यंजनों की संख्या कितनी है तो आप कहेंगे कुल व्यंजनों की संख्या कितनी है? 39। कितनी है? 39। क्या है? कुल व्यंजन है। तो कुल व्यंजनों की संख्या जब भी पूछेगा तो आप कहेंगे कुल व्यंजन, शब्द पकड़िएगा कुल। ठीक है, जब कुल व्यंजन की बात करेगा तो आप उसे 39 बताएंगे, जब मूल व्यंजन की बात करेगा तो 33 बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपने 39 व्यंजनों का परिचय जान लिया कि 39 व्यंजन कौन कौन से होते हैं, और आपने 11 स्वर पढ़ रखा है, 39 व्यंजन पढ़ लिए। ठीक है, अब आपका अयोग वा है, उससे भी परिचित हो जाइए। फिर हम एक क्रम से आपको बता देते हैं कि वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी होती है। ठीक है, तो आइए देखते हैं अयोग वा। देखिए वर्णमाला का अगला विभाजन है अयोगवा। ठीक है, आपने स्वर व्यंजन पढ़ लिया। वर्णमाला को हमने 3 प्रकार से विभाजित किया था, स्वर, व्यंजन, अब तीसरा क्या है? अयोगवा है। ठीक है, अयोगवा क्या होते हैं? देखिए अयोगवा का जो मेल होता है ना तो ये स्वरों के साथ होता है ना ही व्यंजन के साथ होता है। ठीक है, जिस प्रकार से आपने अंतस्थ व्यंजन को पढ़ा था कि स्वर और व्यंजन के बीच की वायु उसकी निकलती थी, य र व ल। ठीक है, ये स्वर और व्यंजन के मध्य की ध्वनियों से उच्चारित होता था, उसे अंतस्थ व्यंजन कहते थे। लेकिन ना इस जब आप अयोगवाह की बात करेंगे तो ना तो इसका मेल स्वरों के साथ होता है ना ही व्यंजन के साथ होता है। मतलब ये स्वर और व्यंजन से भी भिन्न प्रकार का हो जाता है। इन्हें स्वर मिश्रित व्यंजन की श्रेणी में भी रखा जाता है, या आप कह सकते हैं कि अयोगवाह को आप स्वर मिश्रित व्यंजन भी कह सकते हैं, ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है, अयोगवाह को आप क्या कह सकते हैं? स्वर मिश्रित व्यंजन भी कह सकते हैं। डॉक्टर किशोरीलाल वाजपेयी ने इसे नाम दिया था अयोगवाह। अगर पूछ दे प्रश्न अयोगवाह इसे किसने कहा था, तो डॉक्टर किशोरीलाल वाजपेयी ने इसे अयोगवाह की श्रेणी में रखा था। ये 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है अनुस्वार, दूसरा विसर्ग के रूप में होता है। जैसे आप अंग की आप उच्चारण करेंगे, अंग, ये अनुस्वार के रूप में आ जाएगा, तो अह का जब उच्चारण करेंगे ये विसर्ग हो जाता है। ठीक है, ये बिंदु से आप पता कर सकते हैं। जब ये वर्णों के ऊपर लगी है तो अनुस्वार के रूप में होगी, जब इस तरीके से वर्णों के बाद लगी है तो विसर्ग के रूप में होगी। ठीक है, तो अनुस्वार और विसर्ग क्या है? अयोगवाह है। देखिएगा इनको जब आप शब्दों में देखेंगे, जैसे 2 शब्द हमने लिखे हैं कंस। अब देखिए क के ऊपर अंग की मात्रा लगी है, ये क्या है? अनुस्वार के रूप में लिखा गया है। क के ऊपर अंग की बिंदी लगी है तो अनुस्वार के रूप में लिखा गया है। आप इसे इस तरीके से जब लिखेंगे, क अ के ऊपर अनुस्वार लगा के स लिखेंगे
तो यह गलत माना जाएगा। ठीक है तो उसका भी उच्चारण आप ऐसे ही कर सकते हैं कंस, पर उसे भी कंस सकते हैं। कहा गया ना ये स्वर मिश्रित व्यंजन होते हैं, ये अंग स्वर जो आ रहा है ये इसी में छिप जाता है, कंस। इस तरीके से आप इसे लेखन में करेंगे। ठीक है, आप इसे भी कंस पढ़ सकते हैं, ये भी आप कंस ही पढ़ेंगे, लेकिन जब लेखन करेंगे तो इस तरीके से लिखना गलत हो जाएगा। आप अयोग वाह का प्रयोग करते हुए इस तरीके से कंस लिखेंगे। ठीक है, पुनः, पुनः को आप इससे भी पढ़ेंगे पुनः। ठीक है, पुनः इसे भी पढ़ेंगे, इसे भी पढ़ेंगे, जब लेखन करेंगे तो ये गलत माना जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, गलत माना जाएगा। ये सही होगा, कंस ये सही होगा, पुनः ये सही होगा। ठीक है, जैसे दुख, दुख में भी बीच में विसर्ग लगा रहता है, तो इस तरीके से इनका प्रयोग होता है। ठीक है, तो अनुस्वार और विसर्ग ये क्या है, अयोगवाह की श्रेणी में आते हैं। आप जब भी लेखन करेंगे तो शब्दों के बाद या शब्द के ऊपर सॉरी वर्णों के ऊपर या वर्णों के बाद लगे हुए मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपका वर्णमाला का पूरा विभाजन समाप्त हो गया, स्वर, व्यंजन और अयोगवाह। ठीक है, अब देखिए कुछ मूलभूत चीजें होती है जो वर्णमाला से, उन्हें मैं बता देता हूँ आपको। देखिएगा, वर्णमाला स्वर, व्यंजन और अयोगवाह में थी। हमने बताया था स्वरों की कुल संख्या कितनी होती है, स्वरों की कुल संख्या 11 मैंने आपको बताई थी। कितनी बताई थी, 11। ठीक है, व्यंजन की कुल संख्या की जब बात करेंगे तो क्या होती है, 39। कितनी, 39, ये व्यंजनों की कुल संख्या है। अयोगवाह की कुल संख्या कितनी होती है, तो अयोगवाह की जो कुल संख्या होती है वो होती है 2। क्या होती है, 2 होती है। ठीक है, 11 स्वर, 39 व्यंजन, 2 अयोगवाह। ठीक है, अब आप इन्हें जब ऐड कर देंगे, 11 स्वर, 39 क्या है, व्यंजन, प्लस 2 क्या है, अयोगवाह। 39 और 11 कितना होगा, 50 होगा। 50 और 2 52। ठीक है, तो जब भी आपसे पूछा जाए वर्णमाला में वर्णों की कुल संख्या कितनी होती है, तो आप कहेंगे क्या, 52, 52 होती है। वर्णमाला में, हिंदी वर्णमाला में वर्णों की कुल संख्या 52, हिंदी वर्णमाला में वर्णों की कुल संख्या 52, 11 स्वर, 39 कुल व्यंजन और 2 अयोगवाह। ठीक है, मूल व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, 33, 33 होती है। ठीक है, मूल स्वर कौन कौन से होते हैं, अ, इ, उ, ऋषि, 4 मूल स्वर होते हैं। ये सारी चीजें मैं आपको बता चुका हूं। ठीक है, 4 मूल स्वर होते हैं, 33 मूल व्यंजन होते हैं। बाकी अगर कुल की बात करेंगे, कुल स्वर 11, कुल व्यंजन 39, अयोगवाह 2, 11, 39, 2। हिंदी वर्णमाला में वर्णों की कुल संख्या 52। ठीक है, तो यहाँ वर्णमाला से संक्षिप्त जो परिचय था, जो वर्णों को आपको जानना था, स्वर क्या होते हैं, व्यंजन क्या होता है, अयोगवाह क्या होता है, ये परिचय आपका समाप्त हुआ। ठीक है, अब हम उच्चारण के आधार पर देखेंगे और कहाँ कहाँ से आपके प्रश्न बन सकते हैं, उन सारी चीजों की चर्चा करेंगे जो महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, तो आज के पार्ट में फिलहाल इतना ही। मिलते हैं अगले भाग में वर्णमाला में वर्णों के उच्चारण स्थान से संबंधित तथ्यों।